गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे भूमि प्रदूषण के परिणाम। वर्तमान समय के अंतर्गत हम देखें तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि भूमि प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के फलस्वरूप जो हमारे आसपास के पर्यावरण पर जो विभिन्न परिणाम या जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह पर्यावरण के साथ साथ विभिन्न जीवित प्राणियों को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचाता है और सभी प्रकार के प्रदूषण जो है प्राणी जगत के लिए बहुत ही अधिक घातक है। इन प्रदूषणों के परिणाम स्वरूप परिणाम जो है वो बहुत ही घातक हो रहे हैं, नुकसानदायक है मानव स्वास्थ्य के लिए और उनको हम विभिन्न रूपों में समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ दिनों के लिए एक क्षेत्र में जमा अवशिष्ट उत्पाद दूषित होते हैं तो वो दुर्गंध फैलाते हैं चारों ओर, वहाँ से निकलना गुजरना मुश्किल हो जाता है। भूमि प्रदूषण से विभिन्न किस्म की बीमारियाँ होने लगती है। डंपिंग जहाँ पर उनको इकट्ठा किया जाता है, डंपिंग ग्राउंड्स जो होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन जो है वो बिल्कुल दुर्गंध से रहने के लायक नहीं बचता और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कचरा डंपिंग ग्राउंड्स जो हैं जहाँ पे कि कचरा एकत्रित किया जाता है, उन इलाकों के ज़मीन की कीमत तुलनात्मक रूप से कम होती है क्योंकि इस क्षेत्र में लोग बाग रहना पसंद नहीं करते और निरंतर उन स्थानों की जो भूमि की कीमतें हैं वो गिरती चली जाती हैं। तो कम दरों के बावजूद लोग यहाँ संपत्ति किराए पर लेना और ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट कारक है विषाक्त भूमि, जो कि भूमि को दूषित करती है। वे मनुष्य के ऊपर श्वसन तंत्र पर और जानवरों पर को भी प्रभावित करती है और विभिन्न किस्म के श्वास के रोग जो हैं वो हो जाते हैं, तो जो मानव जाति के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट कारकों के अंतर्गत लैंडफिल, जो कि अक्सर अवशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए जला दिया जाता है। हालांकि उससे वायु प्रदूषण होता है जो पर्यावरण तथा मानव जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है क्योंकि उससे विभिन्न किस्म की विषैले तत्व जो वातावरण में वायु के अंतर्गत वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें भूमि प्रदूषण के कारण लोग अवशिष्ट पदार्थों के सीधे संपर्क में आते हैं, जिसके कारण त्वचा में एलर्जी और अन्य त्वचा की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा भूमि प्रदूषण के विभिन्न जो कारक हैं वो अपने आप में कैंसर का कारण भी बनते हैं। विषाक्त पदार्थों में के अंतर्गत जो स्थान है वहाँ पे मक्खी, मच्छर, चूहे, विभिन्न किस्म के कीड़े मकोड़े वो अन्य जीव जंतुओं के लिए एक प्रजनन भूमि बन जाती है और विभिन्न जीवों के कारण यहाँ पे विभिन्न किस्म के रोग फैलने लगती हैं। विभिन्न किस्म की बीमारियाँ, बुखार, डायरिया वगैरह इन सब क्षेत्रों के अंतर्गत फैलते हैं जो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनते हैं। फिर इसके अलावा हम देखें जो कीटनाशक या अन्य रसायन हैं उनके अधिक उपयोग से भी भूमि प्रदूषित हो जाती है और कृषि भूमि को भी दूषित करते हैं। मिट्टी पर उगाई जाने वाली सब्जियां और फल दूषित करते हैं और विभिन्न किस्म के रोगों का कारण बनते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति निरंतर कम होने लगती है, जिसकी वजह से फसलें भी अच्छी नहीं होती और हमें अच्छा भोजन या अच्छे तत्व उनके अंतर्गत प्राप्त नहीं होते। फसलों में पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न किस्म के टीके लगाए जाते हैं। जैसे हम आजकल विभिन्न जो हमारी लौकी है या तोरई है या बेल वाली जो फसलें हैं उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि इंजेक्शन्स लगा दिए जाते हैं जो मानव शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। भूमि पर हमारे जो विभिन्न किस्म की खाने होती हैं खाद्य पदार्थ जो है वो हमारे भूमि पर ही निर्भर करते हैं और भूमि के अंतर्गत विभिन्न किस्म के कीटनाशक वगैरह जब डाले जाते हैं तो वो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। फसलों और पेड़ पौधों पर भी उनका बुरा असर हमें देखने को मिलता है। फिर हम समझते हैं भूमि प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। जो कारक हैं अगर उन्हीं को हटा दिया जाए तो वो अपने आप में कारण जो रोकने के उपाय बन जाएंगे। जैसे कि भूमि प्रदूषण दिन पर दिन
भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। समय रहते ही इस प्रदूषण पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो एक विकराल रूप इसका हो जाएगा और इससे छुटकारा पाना बहुत ही असंभव सा हो जाएगा। तो भूमि प्रदूषण जो निरंतर बढ़ रहा है वो अपने आप में इसके बहुत हानिकारक परिणाम हो रहे हैं। तो इसके लिए सरकार व अन्य संगठन या एनजीओ के माध्यम से उनको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कार्य करने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पे हम लोगों को सबको कार्य करने चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करेगा तो उससे वातावरण स्वच्छ रहेगा और हम विभिन्न किस्म के जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में संभव हो पाएंगे। और हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके भी हम इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। भूमि प्रदूषण पर लगाने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो बायोडिग्रेडेबल के बजाय गैर बायोडिग्रेडेबल के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि कचरे का निपटान आसान हो सके। दूसरा, भूमि में कीटनाशकों को उपयोग ना किया जाए, वरन उसमें जैविक खाद और कीटनाशक जो हैं वो इस किस्म के हों कि आसानी से उनका तर्क संगत ढंग से उपयोग किया जाए और किसानों को कीटनाशकों के उपयोग से बचाना होगा और उसको सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें। साथ के साथ यदि आपके पास जगह है और घर में जैविक सब्जियां फल उगाने की जगह है तो आप उगा सकते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा योगदान हो सकता है। इसी तरीके से पैकेजिंग पर भी बहुत सारे कागज़, रिबन या अन्य सामग्री बर्बाद होती है, तो इन उत्पादों के लिए जो विभिन्न ये जो पैकेजिंग के सामान हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जो कचरा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है। इसके अलावा पॉली बैग के उपयोग से हमें बचना होगा। विभिन्न सरकारों व राज्यों के अंतर्गत इन बैगों पॉली बैग्स के ऊपर प्रतिबंध किया गया है, परंतु फिर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। इनका निपटान करना बहुत मुश्किल है। ये अपने आप में भूमि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत के रूप में माना जा रहा है वर्तमान समय में। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन, अन्य प्लास्टिक के उपयोग जो हम करते हैं उनको रिसाइकिल में डालना चाहिए, कचरे के उसमें ना छोड़ें। तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है कचरे का निपटान के लिए। और जब भी हम खरीदारी के लिए जाएं तो हमारे पास में कागज़ व कपड़े के थैले इत्यादि हों जिनको हम पुनः प्रयोग में ले सकें, ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा डस्टबिन जो है वो गीले कचरे के लिए अलग और सूखे कचरे के लिए अलग रखना चाहिए, ताकि उसका निपटान कचरे का निपटान आसानी से हो सके। और भारत सरकार ने पहले भी यह अभियान शुरू किया है कि अवशिष्ट उत्पादों के अलगाव के लिए हरे और नीले डस्टबिन वितरित किए गए थे। देश भर के विभिन्न शहरों के अंतर्गत डस्टबिन लगाए गए और उनका उपयोग किया गया। इसके अलावा कागज़ बर्बाद ना हो, इसको सीमित करें। जो कागज़ है उसके प्रत्येक हिस्से को उपयोग में लें और दोनों तरफ से उसको अच्छे ढंग से उपयोग करने के पश्चात ही करें, ताकि कागज़ का पूर्ण उपयोग हो और पेड़ों को ना काटा जाए, बल्कि जहाँ तक संभव हो हम बिना कागज़ों का उपयोग किए ही हम इसके अंतर्गत कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर हुआ। पेड़ों को काटना भी भूमि प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है और इसे डिजिटल जो हम कंप्यूटर पे या जो अन्य रूप इस्तेमाल करते हैं तो उस रूप में किया जाए तो काफ़ी कागज़ का वेस्टेज जो है वो बच जाएगा। इसके अलावा पेपर वाइप या टिश्यू के बजाय कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। डस्टर और झाड़ू का उपयोग करें, जिससे कि अधिक मात्रा में कचरा ना बन पाए। ये इसके अलावा भूमि प्रदूषण बहुत सी हानियों से होता है। हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इसको साझा करें और इस संबंध में जागरूकता फैला सकते हैं। घरों के बाहर कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए। सरकार द्वारा कूड़ा वाली जो गाड़ी आती है उसके अंतर्गत भेजें। साथ के साथ खनिजों को भी सावधानी से निकालना चाहिए, ताकि बाहर निकालते समय खनन के समय वातावरण प्रदूषित होने से बचे और इस ढंग से हो ताकि वो भूमि पर किसी भी किस्म का अवशिष्ट फैला हुआ नज़र ना आए। और हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हम
दोबारा प्रयोग में ले सकें, रिसाइकल वाली स्थिति हो सके। तो ये हमारे विभिन्न परिणाम थे और उनके विभिन्न उपाय थे भूमि प्रदूषण के। इनको हम अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं।